हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। बच्चों मैं आज आपको सब्जेक्ट करा रहा हूँ स्टार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग सीखेंगे बच्चों, और फिर मैं आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा दूंगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग, बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, कॉस्ट और अकाउंटिंग। पहले ना बच्चों मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग समझाता हूं आपको, फिर मैं इंडिविजुअली कॉस्ट और अकाउंटिंग का मीनिंग भी बताऊंगा। कॉस्ट अकाउंटिंग is the systematic way to ascertain cost and to control cost। बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टमेटिक वे है, किस चीज के लिए? कॉस्ट का पता लगाने के लिए और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। बच्चों हम ये दोनों चीजें ही पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, इसके अलावा हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो सबसे पहले बच्चों आता है ऑब्जेक्टिव टू असर्टेन कॉस्ट। हम कॉस्ट को क्यों असर्टेन कर रहे हैं? बच्चों हमने कॉस्ट अकाउंटिंग इससे पहले वर्ड सुना था जब हमने ब्रांचेस या आप सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं वहां पर, कि फर्स्ट सब फील्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड सब फील्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग। बच्चों ये ब्रांच है हमारी अकाउंटिंग की, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होती है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा सा मार्जिन लेता है एक यूनिट पर, क्योंकि वहां मास प्रोडक्शन होती है, मास सेल होती है, क्वांटिटी ज्यादा बेचकर वो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो वहां पर एक्यूरेसी मस्ट है, आपको बिल्कुल एक्यूरेट कॉस्ट चाहिए, और उसके लिए हम जो सिस्टेमेटिक वे फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वेश्चन आता है कि हम कॉस्ट क्यों पता कर रहे हैं, तो आप कहेंगे टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। तो जब बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तो मैं हर चैप्टर में आपको बताऊंगा कि यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, कॉस्ट का पता लगाना या कॉस्ट को कंट्रोल करना। और सेकंड है टू कंट्रोल कॉस्ट। बच्चों आपको ऐसे बताता हूं, अगर बच्चों हम अपना सेलिंग प्राइस कंपटीटिव रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर बच्चों कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आपकी जितनी कॉस्ट आ रही है उससे कम में तो आपका कंपटीटर सेल कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट आपसे कम आ रही है, आपको अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। और हम कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चों ये सीखेंगे कि बिना क्वालिटी और क्वांटिटी को अफेक्ट किए, कि सेम क्वांटिटी बना रहे हैं, क्वांटिटी को भी रिड्यूस नहीं किया और सेम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, हम अपनी कॉस्ट को डिक्रीज कैसे करें, वो हम बच्चों यहां पर सीखेंगे, टेक्निक्स हैं उसके लिए। तो ये पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में दो मेन पर्पस है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट और कंट्रोल कॉस्ट, टू मेक सेलिंग प्राइस कंपीटिटिव। अब बच्चों मैं आपको कॉस्ट का मीनिंग बताता हूं, कि मेरे से कोई पूछे कॉस्ट क्या होती है आप बताओ, तो मैं कहूंगा एनी अमाउंट, ये डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, incurred on or attributable to a specified product or service is called its cost। बच्चों जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या हम कोई सर्विस देते हैं तो उसके लिए जो स्पेशली हमारा अमाउंट खर्च हो रहा है जेब से, और प्लस में जो हम उसके हिस्से का मान रहे हैं, वो सब सम उसकी क्या बोली जाती है, प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट। तो हम लोग ना अभी जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो बच्चों सीखेंगे, जैसे अब रेंट है, रेंट स्पेशली आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए थोड़ा इनकर्ड करना पड़ रहा है, वो तो आपकी फैक्ट्री का लग रहा है, लेकिन रेंट का प्रपोर्शन जितना एरिया उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज हो रहा है हम उस प्रोडक्ट के हिस्से में डालेंगे, तो डेट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटेबल। तो आपने बच्चों याद रखना है कि जो अमाउंट हम स्पेशली खर्च करते हैं प्लस जो उसके हिस्से का मानते हैं, वो सब उसकी क्या बन जाती है, प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट।
पर बच्चों अकाउंटिंग क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं, मुझे तो बस आपको क्लियर करना है। मैं कहूंगा अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and reporting in monetary terms information about business। तो अगर मैं इसकी बजाय ये कह दूं कि बच्चों अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ सिस्टेमेटिक वे है हमारे को जो रिजल्ट चाहिए उसको गेट करने के लिए, तो आप ये भी कह सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, अगर किसी बिजनेस में वो लोग डेबिट क्रेडिट नहीं यूज करते तो उसकी जगह वो प्लस माइनस यूज करते हैं। हम उसकी जगह डेबिट क्रेडिट यूज करते हैं। अपने अकाउंट को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो जो लोग अगर ये फॉलो नहीं करते बच्चों, रिजल्ट तो वो भी कंप्यूट करते हैं, उनके रिजल्ट एक्यूरेट हैं या नहीं है इसकी गारंटी नहीं है। और दूसरा, उनका वे सिस्टेमेटिक नहीं होता। उसी चीज को अगर हम एक सिस्टम दे दें तो वो आपके रिजल्ट एक्यूरेट हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। तो अकाउंटिंग बच्चों उस चीज को सिस्टम देता है, इसलिए इसको एक सिस्टेमेटिक वे कहते हैं। जैसे मेरे से कोई पूछे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, मैं कहूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द सिस्टेमेटिक वे to know the true profitability and true financial position of business enterprise। कि बिजनेस की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के लिए अगर आप जो सिस्टेमेटिक वे फॉलो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई आपसे मीनिंग पूछे तो आप क्या कहेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द सिस्टेमेटिक वे टू असर्टेन कॉस्ट एंड टू कंट्रोल कॉस्ट, नथिंग एल्स बच्चों इसके अलावा। अब बच्चों मैं आपको चैप्टर शुरू करा रहा हूं आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। पहले इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं, फिर इसका न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ जो मैंने कोस्टिंग वर्ड यूज किया है ना, दैट इज यूज्ड फॉर मेथड। आपने अंतर समझना है कि या तो कोस्टिंग वर्ड मेथड के लिए यूज होता है या फिर टेक्निक के लिए। यहाँ मेथड के लिए, मेथड का मतलब होता है बच्चों कोस्ट अकाउंटिंग में कि जिसका मेन पर्पस कोस्ट पता लगाना है पर्टिकुलर बिजनेस में। और हर एक बिजनेस के लिए, क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट अलग अलग है कोस्ट पता करने के लिए, तो सिस्टम भी डिफरेंट यूज होता है। जैसे अगर आपका काम प्रोसेस में होता है तो प्रोसेस कोस्टिंग फॉलो होगा, जॉब के बेसिस पर होता है तो जॉब कोस्टिंग फॉलो होगा, एक जैसी यूनिट बन रही है यूनिट कोस्टिंग अप्लाई होगा। सिमिलरली जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूं, वहां यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। इट इज ए मेथड ऑफ कोस्टिंग, मतलब ये कोस्ट अकाउंटिंग का एक मेथड है जिसका मेन काम कोस्ट का पता लगाना है। जबकि टेक्निक किसी भी बिजनेस में अप्लाई हो सकती है, उसका काम कोस्ट का पता लगाना कम, मेनली कोस्ट को कंट्रोल करना होता है। जैसे मार्जिनल कोस्टिंग, स्टैंडर्ड कोस्टिंग, वो हम टेक्निक में पढ़ते हैं। तो अभी देखो, मुझे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में क्या बताना है बच्चों, मीनिंग आपको लिखकर समझाता हूं। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग is a method which is used to determine cost and profit of undertakings। मतलब उन बिजनेसेस की cost and profit of undertakings which are engaged। बच्चों चाहे वो बिल्डिंग बनाने की बात हो या किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क हो, तो विच आर एंगेज्ड इन इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स और कैरिंग आउट कंस्ट्रक्शनल वर्क्स। पता है क्या ध्यान रखना है बच्चों, जो हम यहाँ करने वाले हैं, जितने भी आप कंस्ट्रक्शन के काम लोगे, हर एक की आप अलग से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे, कॉस्ट पता करोगे, प्रॉफिट पता करोगे। लेकिन यहाँ ये याद रखना है कि पूरे के पूरा एक काम कंस्ट्रक्शन का जो आपने लिया है उसको हम कंप्लीट कॉस्ट यूनिट मानेंगे। कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है जिसमें कॉस्ट डिटरमाइंड होती है। जैसे हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ते हैं, सर्विस कॉस्टिंग कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में टैक्सी वाला है वो अपनी कॉस्ट पर ट्रिप
पर जर्नी के हिसाब से नहीं निकालता, पर किलोमीटर निकालता है, तो उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर जो है वो कॉस्ट यूनिट है। लेकिन हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का जो आपने लिया है वो अपने आप में एक कॉस्ट यूनिट है। हियर द कॉस्ट यूनिट इज 1, आप ऐसे लिखेंगे, एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ, मतलब हम उसके अंदर ऐसे नहीं कैलकुलेट कर रहे कि उसके आगे हम पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं, हमारा वो काम होगा ही नहीं। अब यहां मैं ये बताना चाहता हूं बच्चों, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है यहाँ पर दो पार्टीज होती है, एक जो ऑर्डर दे रहा है, जिसके लिए काम हो रहा है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। तो मैं लिखता हूं द पर्सन हु गिव्स द ऑर्डर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टी, और जिसको ऑर्डर दिया गया है, जिसने ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, एंड हु एक्सेप्ट्स द ऑर्डर, आप ऐसे लिखेंगे, जो पैसों के बदले में काम कर रहा है इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर। और इनके बीच में जो प्राइस डिसाइड होता है ना, हालांकि अभी मैं बताता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट ही 3 तरह के होते हैं, लेकिन फिर भी जनरली यही चलता है, द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या याद रखना है कि पैसों के लिए ही तो काम कर रहा है ना कॉन्ट्रैक्टर, तो उस कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर प्राइस चार्ज करेगा, जो आपस में उनका एग्रीड हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टी को देना है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पहले ही प्राइस डिसाइड हो गया, बाद में कॉन्ट्रैक्टी की कॉस्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट कितनी मर्जी आए। सेकंड नंबर पे हमारा होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरे नंबर पे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन क्लोज। बच्चों वो आगे जाकर डिस्कस होने, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, और मैं आपको जैसे ये पढ़ाऊंगा चैप्टर सिंपल लगेगा, बिल्कुल बेसिक बेनली अच्छा हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं कि सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग में मटेरियल का कैसे होता है, प्लांट का कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हो जाए तो कैसे करते हैं अकाउंटिंग, और इनकम्प्लीट, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है बच्चों, और जनरली इसमें से क्वेश्चन आता भी है। तो अभी हम पहले बात समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन का जहां कहीं भी काम होगा वहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग फॉलो करते हैं, और यहाँ पर 2 पार्टीज होती हैं, वन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर एंड सेकंड इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टी। मेनली आपको पता क्या ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉफिट और कॉस्ट पता करनी है, ये किसने करनी है, कॉन्ट्रैक्टर ने। मतलब हम किसकी बुक्स बनाने वाले हैं, किसकी आपको सिखाने वाले हैं, बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें मेनली पता है कौन सा अकाउंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जो कि हम यूं मानते हैं ना, हर एक कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक कॉस्ट यूनिट है जो कंप्लीट है, तो हमें उसकी कॉस्ट और प्रॉफिट पता करना है, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। इसके अलावा बच्चों हमसे ये बनवा लेगा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, जो कि एक पर्सनल अकाउंट होता है। तो जैसे जैसे हम करेंगे समझ आ जाएगा आपको। अभी जो पहले करेंगे वो इसके क्वेश्चन ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के कम है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मटेरियल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसमें मटेरियल का ट्रीटमेंट कैसे होना है वो समझो। तो हम कहेंगे सबसे पहली चीज ये आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बच्चों ये एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका काम है कंस्ट्रक्शन के काम जो हमारा चल रहा है उसकी कॉस्ट और प्रॉफिट डिटरमाइन करना। लेकिन हम इसमें खाली मटेरियल का ट्रीटमेंट इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जब कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें फिर कंफ्यूजन नहीं आएगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे मटेरियल से रिलेटेड वो अभी यहीं पर ले लिए जाएंगे, क्योंकि हम पहले ऐसी अकाउंटिंग सीखे ही नहीं है जो यहाँ सीखेंगे। इसमें कैसे होता है कि जो भी मटेरियल आपका बच्चों इसके ऊपर लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे,
तो सब इसके डेबिट में लिखो। तो आपका वो 3 तरह से मटेरियल क्वेश्चन में गिवन होगा और हमें पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में लिखना है। फर्स्ट, टू मटेरियल डायरेक्टली परचेज फ्रॉम सप्लायर। अगर आपको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो मटेरियल चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में नहीं है तो आप उसको सप्लायर से खरीदोगे, सीधा कंस्ट्रक्शन के काम के लिए ही परचेज कर लोगे। सेकंड वन इज टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। अगर हमारे पास वो स्टोर में पड़ा है तो स्टोर में से इशू करेंगे तब भी कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट में। और तीसरा होता है कि अगर आपको मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई और कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है उसमें कुछ मटेरियल बचा हुआ है और वो वहां से इस कॉन्ट्रैक्ट पे भेज दिया तो उन कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में से तो कम हो जाएगा, उनके तो क्रेडिट में लिखेंगे और इसके कहां लिख देंगे, डेबिट में। ये 3 ही तरह से मटेरियल डेबिट में आ सकता है, डायरेक्टली परचेज लिखा हो, इशूड फ्रॉम स्टोर लिखा हो या रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्रेडिट में क्या लिखते हैं, ध्यान देना बच्चों। पहला, मटेरियल रिटर्न। आपने रिटर्न चाहे स्टोर में किया है और चाहे सप्लायर को किया है, क्रेडिट में। इसी तरह से अगर आपने मटेरियल बेचा है उसका जो प्रॉफिट लॉस है ना वो कंसीडर्ड होगा, वो मैं बताता हूं आपको। मान लो बुक वैल्यू 10,000 है और हमारा मटेरियल बिका 8,000 का। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए वहां काम का है नहीं, गोदाम में भेजना कॉस्टली पड़ रहा है तो हम वहीं के वही किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को बेच देते हैं। तो अगर आप सेल करेंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे। उसका अगर लॉस हो जाए तो वो लॉस आपका कॉस्टिंग P&L में बच्चों ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर इसकी जगह प्रॉफिट हो जाए, लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, और प्रॉफिट हो जाए तो डेबिट में लिख देंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम यहाँ बात करें बच्चों, तो अगर आप कोई मटेरियल ट्रांसफर करते हो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे तो क्रेडिट में आएगा, बाय मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। आप अगर किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से रिसीव्ड करोगे तो डेबिट में, और किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे भेजोगे तो इसके क्रेडिट में, क्योंकि ये उस कॉन्ट्रैक्ट की तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट में से इसकी कॉस्ट हटेगी। तो इसलिए आप घटाने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए क्रेडिट में लिख रहे हो। सिमिलरली बच्चों, अगर आपका कुछ मटेरियल चोरी हो जाए, लॉस्ट बाय फायर हो जाए, तो वो अमाउंट भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, वो कॉस्टिंग P&L से अलग से चार्ज होगा। जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो ये आपके क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। इसी तरह से बच्चों, अगर कुछ मटेरियल ईयर का एंड आया, जब आप ये अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, एट साइड पड़ा है तो वो भी क्रेडिट में आएगा। बस ये आ गया, ये ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल हो गया। इसके अलावा मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलने वाला। बस आपको ये समझ आनी चाहिए कि कौन सा अमाउंट डेबिट में आ रहा है, कौन सा क्रेडिट में और क्यों। तो मैंने लिख दिया है सारा। ये मटेरियल का ट्रीटमेंट है बच्चों, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं। अब मुझे आपको इसके बाद सिखाना है ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट, क्योंकि इसमें ना जो क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर में, पहला इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, लेकिन मैं पहले कंप्लीट का बताऊंगा फिर इनकम्प्लीट पे पहुंचेंगे। तो एक बार आप ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट सीख लो। प्लांट का मतलब होता है जब एक से ज्यादा मशीनें आप इकट्ठी करके लगाते हो, वो इस तरह से यूज होती हैं, मतलब इकट्ठे में कॉम्बिनेशन करना पड़ता है उनका, तो उसको हम प्लांट वर्ड यूज कर देते हैं, है तो एक तरह की मशीन ही। तो ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट, देखो मेरे से कोई पूछे कि प्लांट, मैं कहूंगा ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप नॉमिनल अकाउंट कह रहे हो, तो इसमें क्लियर होनी चाहिए ये बात कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात कर रहे हो उसमें तो सिर्फ डेप्रिसिएशन आना चाहिए। लेकिन दिक्कत कुछ अलग है बच्चों। मान लेते हैं 1 अप्रैल को शुरू हुआ काम और 31 मार्च तक जितना भी कंप्लीट हुआ है, तो शुरू में जो प्लांट हमने परचेज किया या इशूड किया, कोई भी डेट 1 अप्रैल ही मान लेता हूं। अब अगर आप इस प्लांट में से कुछ पार्ट
वापसी करते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, कि आपके यहां पर उसकी पार्ट की जरूरत नहीं है, रिटर्न टू स्टोर ऑन 30th जून 2019, तो मैं कहूंगा उस पर डेप्रीशिएशन भी लगाओ फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने का तो आपने यूज किया है। तो आप कहेंगे ये क्या नया तरीका है, डेप्रीशिएशन तो डेबिट में आता था। बच्चों आपने डेबिट में कॉस्ट लिख दी, क्रेडिट में WDV लिख दी, डेप्रीशिएशन घटाने के बाद तो ऑटोमेटिकली डेप्रीशिएशन ही रिकॉर्ड हुआ है। वो तरीका है उसको चार्ज करने का। जैसे मान लेते हैं यहाँ प्लांट 1 लाख का है, उसमें से आपने 20,000 वाला वापस कर दिया, 3 महीने का 500 रुपए डेप्रीशिएशन बनता है, तो 19,500, तो ऑटोमेटिकली इसमें 20,000 का जो पोर्शन है उसकी जगह क्रेडिट में 19,500 हुए, तो 500 डेबिट में चार्ज हो तो गए। अभी आप आगे देखते जाओ, समझ आ जाएगा। मान लेते हैं बच्चों 6 महीने बाद प्लांट का एक पार्ट बेच दिया, जो बेचा है वो 30,000 का था उसकी बुक वैल्यू, और वो हमारा बिका है 25,000 का। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि उसके ऊपर अभी तक 6 महीने का डेप्रीशिएशन कितना बनता था। तो एक बार मान लेते हैं 6 महीने का अगर मैं 10% से करूं तो 3,000, 1,500, 28,500 रुपए उसकी वैल्यू थी, और 25,000 का बिका है, तो लॉस हो गया बच्चों, लॉस ऑन सेल यहाँ एक। मतलब आप ये समझो कि ये लॉस कॉस्ट का पार्ट नहीं बना रहे, ऑटोमेटिकली डेप्रीशिएशन ही कॉस्ट का पार्ट बनेगा। कैसे? डेबिट में 30 है, क्रेडिट में आपके 28,500 आ गए, तो 1,500 बन तो गया कॉस्ट का पार्ट। इसी तरह से बच्चों अगर प्लांट की हम बात करें, रिटर्न हो गया, बेच दिया, कुछ प्लांट आपका वहां से चोरी हो गया था, तो अभी बच्चों मैं आपको इंस्टीट्यूट के हिसाब से करा रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग बताऊं तो बिना कहे कोई भी क्वेश्चन हो वो लॉस्ट फर्स्ट डेट को मानते हैं। तो मान लेते हैं एक बार 5,000 रुपए का हमारा प्लांट लॉस्ट हो गया था, एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना क्रेडिट में। लेकिन अगर बाय चांस ये 1 अप्रैल की बजाय कोई और डेट होती, क्वेश्चनों में नहीं है बच्चों, मैं तो वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं कि मान लो हमने 6 महीने यूज करने के बाद फिर वहां से चोरी हुआ है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन घटाकर जो WDV होगी वो लिखेंगे यहाँ। लेकिन क्वेश्चन में नहीं है, तो इसलिए सीधा हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लिख रहे हैं कि जितने का वो प्लांट था। अब इसके बाद बचा हुआ प्लांट आपका एट साइड पड़ा है, तो आपका कितने का प्लांट बच गया पहले समझना। आप कहोगे 1 लाख में से 20,000 रुपए का वापिस कर दिया, तो मैं कहूंगा अच्छा रिटर्न टू स्टोर 20,000 स्टोर, मैं कहूंगा 20,000, 30,000 का बेच दिया, 30 और 20 50, 5,000 का आपका लॉस्ट हो गया 55, तो 45,000 का बच गया। कब? 31 मार्च को। अब आप पूरे ईयर का लगाओ डेप्रीशिएशन 10% से 4,500, ये आपका हो गया बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट। प्लांट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कुल मिलाकर डेप्रीशिएशन लिखने का वे चेंज हो गया। हाँ, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ना हुई हो तो आप खाली डेप्रीशिएशन भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसी सिचुएशन में तो यूं ही करना होता है। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें वो बताएगा कि कुछ प्लांट लॉस्ट हो गया, डेट दे देगा, मतलब आपको इसकी लॉस्ट की तो इन्होंने नहीं कह रखा, बिना कहे फर्स्ट वाला है, लेकिन आपका सोल्ड हो गया उसकी डेट बता देगा, प्लांट आपने कुछ रिटर्न कर दिया उसकी डेट बता देगा, तो उस टाइम तक का उस पर क्या लगाना होगा, डेप्रीशिएशन, और जो लास्ट में एट साइड है उस पर पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगाकर वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे करते हैं अकाउंटिंग। अब मैं आपको करा रहा हूं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ईयर ही कंप्लीट हो जाए तो कैसे करते हैं। तो हम कहेंगे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ईयर के दौरान कंप्लीट भी हो गया, फिर इनकम्प्लीट का समझाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, साल में ही पूरा हो गया हमारा काम, तो ये आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दिया। जिस डेट तक भी कंप्लीट हुआ है 1 अप्रैल से वहां तक का लिख दो। अब हमारा कोई भी नॉमिनल अकाउंट हो, हमने तो आज तक ये सीखा है कि क्रेडिट में आप रेवेन्यू लिख दो, डेबिट में उससे रिलेटेड खर्चे, ऑटोमेटिकली मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करके प्रॉफिट आ जाएगा। यहां पर भी यही है। इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सबसे पहली चीज जो आपने मटेरियल
डायरेक्टली परचेज किया है। क्वेश्चन में मान लो दे रखा है कुछ मटेरियल स्टोर से इश्यू किया गया है, वेजेस पे भी की हैं और थोड़ी बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग इसी पीरियड का खर्चा तो होता है, ऐड कर देंगे। अगर कोई खर्चा है और उसके साथ प्रीपेड लिखा है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो वो घटा भी देंगे, जैसे पहले पढ़ रखा है बच्चों, क्योंकि आप इसी पीरियड के खर्चे लिखोगे अक्रूवल बेसिस पर। भले ही आपने कोई खर्चा अभी पे नहीं किया लेकिन ड्यू हो गया है तो आएगा, और कोई एडवांस पे किया है तो वो यहां से लेस हो जाएगा। इसके बाद प्लांट परचेज मान लो दे रखा है, ये हमने सब बच्चों डेबिट में लिख दिया। क्रेडिट में क्या आएगा ध्यान देना, हम लिखेंगे सबसे पहले अगर कुछ मटेरियल रिटर्न किया है, मान लेते हैं स्टोर में हमारा प्लांट और कुछ मटेरियल चोरी हो गया है, एबनॉर्मल लॉस कोस्ट का पार्ट नहीं बनाना, जितने का मटेरियल लॉस्ट हुआ है जितने का प्लांट लॉस्ट हुआ है लिख दो। ठीक हो गया बच्चों, आगे बढ़े। अगर कुछ प्लांट जो है हमारा तो हमने रिटर्न कर दिया है आफ्टर 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स का क्या लगेगा पहले उस पर डेप्रिसिएशन, तो जितना पीरियड यूज करोगे उसी का लगेगा। अब आपका मान लो कुछ मटेरियल एट साइड है, इस पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे। समझ के बाद अब आगे यहां लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यही तो आपकी रेवेन्यू है, आपको यही तो एक तरह से उसका कंसिडरेशन मिल रहा है। अब क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से जितना ज्यादा होगा वो प्रॉफिट हो गया, वो आप अपने कॉस्टिंग P&L में डाल दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L लगाओ। यू एक बार आप देख लो ये कंप्लीट का है, फिर मैं इनकम्प्लीट में अंतर बताता हूं तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। बात समझ लो आराम से बच्चों, चीजों का मतलब ही पता होना चाहिए कि कौन सी डेबिट में लिख रहे हैं कौन सी क्रेडिट में और क्यों, और उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बच्चों एक बात ध्यान देनी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट हो, कि अभी रहता है काम, तो हम कहेंगे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ द ईयर, इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो उस केस में क्या होगा, क्या प्रॉफिट निकालेंगे या नहीं, वो कहते निकालेंगे। क्वेश्चन आता है कि क्या बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थोड़ा आएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो पूरा काम होने पर आएगा, अभी तो काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर रेवेन्यू जितना काम हो चुका है वो कौन बताएगा, तो उसके लिए आपने ध्यान देना है बच्चों। उस केस में इसकी जगह जहां बाय कॉन्ट्रैक्ट लिखा है लिखते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस, और दो टर्म्स आती हैं वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। अब ये क्या होती हैं सब बताता हूं, आराम से समझना। देखो जनरली जब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देता है ना कंस्ट्रक्शन का, तो कॉन्ट्रैक्टर ये पूछता है भाई मेरे को पेमेंट कैसे कैसे मिलेगी, क्योंकि पहला कंसर्न तो उसका यही है। तो कहता है जैसे जैसे काम होगा उसका हम आपको कुछ कुछ पेमेंट करते रहेंगे। वो कहते हैं कितनी, तो वो कहता है ऐसे करेंगे एक आर्किटेक्ट बुला लेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, जो आकर ये बताएगा कि कितना काम हो चुका है। जैसे आपने 20 लाख का काम ले लिया है और आकर आर्किटेक्ट ने कहा कि 20% काम हो गया है, तो 20 लाख का 20% 4 लाख, वो कहते हैं हम इसका आपको 90% दे देंगे, 10% रिटेन कर लेंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जो आर्किटेक्ट ने लास्ट विजिट तक ईयर के एंड तक जितना काम बताया है हो चुका है, दैट इज कोल्ड वर्क सर्टिफाइड। जैसे टोटल कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख का है और 31 मार्च तक आर्किटेक्ट जिस भी लास्ट डेट तो आया, मान ले तो एक बार 31 मार्च को आया लास्ट बार, 5 विजिट हुई है
और उसने लास्ट में आकर बताया कि आपका काम 60% पूरा है, तो 20 लाख का 60% 12 लाख रुपए क्रेडिट में आ जाएंगे। लेकिन अगर बच्चों हमें बताया गया कि आर्किटेक्ट लास्ट विजिट 18 मार्च को ही है, 15 मार्च को ही है, या फिर उसने क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड भी बताया। अनसर्टिफाइड का मतलब होता है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च तक बना रहे हैं, आर्किटेक्ट की लास्ट विजिट 20 मार्च को हुई, तो 21 से लेकर 31 तक के बीच में जो काम हुआ उसकी कॉस्ट डेबिट में लिखी है, तो हम कहेंगे उस काम की वैल्यू भी क्रेडिट में लिखो। लेकिन आर्किटेक्ट की तो लास्ट विजिट 20 मार्च को हो गई, अब तो वो मई में आएगा अगले साल के, क्योंकि जो भी कॉन्ट्रैक्टर हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो 21 से लेकर 31 के बीच में जो काम हुआ है हम कहते हैं उसकी हम कॉस्ट क्यों ना लिख दे, तो डेट इज कॉल्ड वर्क अनसर्टिफाइड। ये हमेशा वैल्यू होता है कॉस्ट। इसको बाद में आपको क्वेश्चनों के थ्रू वैल्यूएशन भी सिखाऊंगा, अभी क्वेश्चनों में दे रखा होगा। कोई पूछे क्यों वैल्यू कर रहे हैं, आप कहेंगे इसको आर्किटेक्ट थोड़ा वैल्यू कर रहा है, इसको तो हम अपने बेसिस पर वैल्यू कर रहे हैं कि 21 से 31 में जो भी हमारा उस कॉन्ट्रैक्ट पे जेब से खर्च हुआ है वो इस कॉन्ट्रैक्ट की अनसर्टिफाइड की क्या आ गई, कॉस्ट, कि जिसके लिए आर्किटेक्ट ने अभी सर्टिफाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसकी लास्ट विजिट के बाद अगली विजिट अगले साल फॉल होनी है, और इस बीच में आपने कुछ काम कर दिया है अप टू द एंड ऑफ ईयर, तो वो जो उनका काम है उसको क्या बोलते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड। तो क्वेश्चन में दे रखा होगा तो वो एट कॉस्ट वैल्यू होगा, और आपने बस क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख देना है, क्योंकि अगर डेबिट में खर्चे 31 मार्च तक हैं तो नो डाउट इनकम भी कहां तक आनी चाहिए, 31 मार्च तक। ऐसे केस में ये जो प्रॉफिट आएगा ना ऊपर, ये वाला प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को बच्चों हम लोग बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। नोशनल का मतलब ही इमेजिनरी होता है, ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम उसको। और हम वो जो नोशनल प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर दिया करेंगे टू कॉस्टिंग पी एंड एल, नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे नोशनल प्रॉफिट, और कोई अंतर नहीं है बच्चों। एक तो जो प्रॉफिट है उसकी जगह क्या आएगा, नोशनल प्रॉफिट, और दूसरे नंबर पे जहां बाय कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसकी जगह क्या आएगा, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। एक बार मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कराता हूं, आप ध्यान देना। रियल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड took a contract on 1/4/2019 for road construction. Contract price 9 lakh rupees का है। At the end of 1920, the following particulars were obtained: material purchased from market, received from other contract, direct wages, the indirect expense, plant issued। अभी सुनना बच्चों ध्यान से। वर्क सर्टिफाइड 180 है, जिसमें से 80% आपको मिला है कैश, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है आपके लिए। कई बार कैश रिसीव्ड देगा और रिवर्स फॉर्मूले से वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा। और अगर कॉस्टों के में अंदर, क्योंकि आप देखो अगर मेरे को कोई कहे डेटर से इतने पैसे मिले हैं और कहे ट्रेडिंग P&L बना दो, तो मैं कहूंगा इस इंफॉर्मेशन का मेरे लिए कोई यूज नहीं है, मुझे तो सेल बताओ कितनी की है, डेटर से कितने पैसे मिले हैं मैंने क्या करना है। सेम इसी तरह से आपने उससे कितने पैसे रिसीव्ड किए हैं, मुझे क्या लिंक है, मुझे तो ये बताओ ना कितनी वैल्यू का काम हो चुका है। तो उन्होंने बताया 180। कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बट नॉट येट सर्टिफाइड, जिसको वर्क अनसर्टिफाइड बोलते हैं, उसकी कॉस्ट है 15,750। आर्किटेक्ट इसका मतलब लास्ट डेट को नहीं आया, बीच में जब भी आया होगा तो वहां से 31 मार्च तक जो काम और हुआ है उसके लास्ट विजिट से ईयर एंड तक, तो वो हमारा वर्क अनसर्टिफाइड हो जाता है बच्चों। मटेरियल वैल्यूड एट 7500 वर इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मटेरियल एट साइड। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट 20% पर एनम। तो आपको कह रहा है रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो मैं एक बार करके दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मटेरियल परचेज फ्रॉम मार्केट, इसके जस्ट आगे मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट इशूड। अगर हम बात करें ना बच्चों, तो प्लांट पे डेप्रिसिएशन है, पहले आप इशूड इधर लिख दो, उधर डेप्रिसिएशन घटाकर लिख देंगे।
ये सब हमने लिख दिया। प्लांट मटेरियल परचेस, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आगे देखो बच्चों क्या लिख रखा है। इन्होंने क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड बता रखा है, अनसर्टिफाइड, उसको हम सबसे लास्ट में लिखना चाहेंगे। मटेरियल कितना है इन हैंड, 7500 लिख दिया। डेप्रिसिएशन 20%। अगर हम देखें तो वर्क सर्टिफाइड है बच्चों 1,80,000, और जो वर्क अनसर्टिफाइड है वो है हमारा 15,750। बस बच्चों और कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये सब कुछ तो आ ही गया। तो अब आपका काम क्या है, प्रॉफिट निकालना, तो हमने किया। तो अगर हम इसका टोटल कर रहे हैं तो ये 2,15,250, इसमें से इसको घटा दो तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो है हमारा वो नोशनल प्रॉफिट है, कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा। 42750 ये हो गया। ऐसे करना है बच्चों, बस आपको ये पता हो कि कौन सी चीज डेबिट में आएगी और कौन सी क्रेडिट में, रीजन के साथ। जैसे देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एमपी कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर टू के कॉन्ट्रैक्ट, कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, 50 लाख का, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग इन ए कॉलेज, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये खर्चे दे रखे हैं। अक्रूड वेजेस एंड अदर एक्सपेंस ना एक साथ दे रखे हैं, वेजेस और अदर एक्सपेंस खर्चा अलग अलग है, तो ये वैसे ना रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड हो जाता है, क्योंकि है तो इसी पीरियड का खर्चा, भले ही पे नहीं किया, तो अब डेबिट में अलग से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वेजेस अलग हैं, अदर एक्सपेंस अलग है, और उनका आउटस्टैंडिंग एक साथ दे रखा है। ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्लांट 22,000, मटेरियल 150 वर डिस्ट्रॉय, वही आ गया ना कि आपका कुछ प्लांट और कुछ मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया है, डेट दी दे रखी तो 1 अप्रैल को मानेगा। बाय कॉस्टिंग पी एंड एल प्लांट और मटेरियल में लिख देंगे। मटेरियल 20,000 का 25,000 में सोल्ड कर दिया, हमने इसका ट्रीटमेंट सीखा था, क्रेडिट में बाय बैंक लिख दोगे या बाय मटेरियल सोल्ड 25, और जो 5,000 प्रॉफिट है वो डेबिट में लिख देंगे। प्लांट कॉस्टिंग 5,000 वाज ट्रांसफर टू स्टोर एट द लास्ट डे ऑफ द ईयर, अगर प्लांट आप साल के एंड में वापसी करोगे तो ईयर का क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन। वर्क सर्टिफाइड 24 लाख, जिसमें से 80% कैश में मिला है, और वर्क डन बट नॉट येट सर्टिफाइड 10,000, सर्टिफाइड 24 लाख है, अनसर्टिफाइड 10,000 है, और प्लांट पे डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाना है, 10%। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, सारा समझ आ जाएगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी खर्चे हैं ना पहले वो डेबिट में लिख दो, डायरेक्टली परचेज इशूड फ्रॉम स्टोर, तो हमने स्टार्ट किया। टू मटेरियल डायरेक्टली परचेज, प्लांट इशूड, वेजेस पेड, अदरवाइज आउटस्टैंडिंग इसी में ऐड होती, लेकिन वो दोनों का टोटल बता रखा है। अदर एक्सपेंसेस, और जो अक्रूड है ना वो अलग से वैसे डेबिट में ही आएगा, क्योंकि वो खर्चा इसी पीरियड का है, अभी चाहे पे नहीं किया। ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी एक बार जो प्लांट और मटेरियल आपका लॉस्ट हुआ है, प्लांट 22 का, मटेरियल 150 का, तो वो लिख दो बाय कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। 20,000 का मटेरियल 25 में सेल किया है, इससे आगे अगर हम बात करें तो जो प्लांट है 5,000 रुपए का कहते हैं ट्रांसफर किया है स्टोर में, जिसको आप रिटर्न भी कह सकते, अभी काम तो चल रहा है, जैसे उसमें जरूरत नहीं होगी तो वापसी भेज दिया।
पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चों, एट द एंड ऑफ द ईयर का है। अब लास्ट चीज बच्चों इसी से रिलेटेड, 350 का प्लांट था, उसमें से 22,000 का लॉस्ट हो गया, ठीक हो गई बात, और 5,000 रुपए का आपने एट द एंड ऑफ द ईयर वापसी कर दिया, तो बाकी तो इसका मतलब एट साइड पड़ा है, तो लिखो उसको। अगर हम बात करें तो 27 गए 350 में से, तो 3,23,000 रुपए का प्लांट एट साइट है। $2,90,700, यहां तक हो गया। अब हम इसे आगे बढ़े, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। देखो एक बार, सर्टिफाइड कितने का है 24 लाख, और अनसर्टिफाइड कितने का है 10,000, लिख दिया हमने। अब आप क्या करो, टोटल करके प्रॉफिट निकालो कितना है, जो भी प्रॉफिट लॉस निकलता है। क्रेडिट का टोटल आ रहा है बच्चों 29,02,200। एक बार इसको लिख लेते हैं, अब एक बार इधर का टोटल कर लेते हैं। ये 28,95,000 है, तो आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो आप क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल घटा दो। 28,95,000 इसमें से घटा देना, टोटल है ये 29,02,200। इसमें से जब मैं इसको घटा रहा हूं तो ये 7,200 आ गया नोशनल प्रॉफिट। तो लिख दो टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, नोशनल प्रॉफिट 7,200। एक बार देखो बच्चों आराम से, जोन सी चीज जैसे भी लिखी है पता होनी चाहिए कि ये कैसे आई है। अभी देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन, एसवी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हैज ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज। वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट की 12 लाख एंड वर्क कमेंस ऑन 1 अक्टूबर 2018। फॉलोइंग डिटेल्स आर शोन इन देयर बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019। तो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, एक तरह से 6 महीने ये हमें दे रखा है। अब हम देख रहे हैं बच्चों कि ये जैसे वेजिस अक्रूड, मटेरियल एट साइड वेजिस अक्रूड वेजिस में ऐड हो जाएगी, इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगे, मटेरियल एट साइड को तो लिखते ही क्रेडिट में, और वर्क नोट येट सर्टिफाइड। अब कैश रिसीव्ड दे रखा है बच्चों जो कि 6 लाख है और वो 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, तो इसकी हेल्प से वर्क सर्टिफाइड निकल आएगा। अब डेप्रिसिएशन के लिए रेट नहीं बता रहा, लाइफ ऑफ प्लांट परचेस इज 5 ईयर, स्क्रैप वैल्यू इज नील। तो अगर आपका 60,000 रुपए का प्लांट है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, 5 साल लाइफ है, तो ईयरली डेप्रिसिएशन 12,000 लगेगा। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019। तो अभी बना देते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो देखो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम ना अपनी तरफ से सबसे पहले मटेरियल लिखते हैं, कितने का इशूड है 3,36,000। इसके अलावा वेजेस लिखते हैं हम लोग, वेजेस पेड भी दे रखी है और अक्रूड भी, तो पेड में अक्रूड ऐड हो जाएगी। वेजेस पेड है हमारी 340 और इसमें अक्रूड वेजेस ऐड कर दो, अक्रूड है 2,800, इसमें ऐड करो। इसके बाद प्लांट परचेस दे रखा है, लिख दो 60,000, उसका डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ वो सब लिख रखा है, अभी कर लेंगे। आगे बढ़े बच्चों, हम डायरेक्ट एक्सपेंस और उसका भी अक्रूड दे रखा है, तो लिख देंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितने के हैं हमारे 8,000 और अक्रूड कितने हैं। इसके बाद जर्नल ओवरहेड अपोर्शन, जो इसके हिस्से के जर्नल ओवरहेड हैं, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के, लिख दो। ये जर्नल ओवरहेड अपोर्शन है हमारे 32,000। वेजेस अक्रूड हो चुकी है हमारी, मटेरियल एट साइट 4,000। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें ना क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि लाइफ ऑफ प्लांट 5 ईयर है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो हमने इसके बेसिस पर डेप्रिसिएशन निकाल लिया 12,000, क्योंकि 60,000 का है, तो प्लांट एट साइट। ठीक हो गया। अब आपको लिखना है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। एक बार ध्यान देना, कैश रिसीव्ड 80% ऑफ सर्टिफाइड है जो कि 6 लाख है, लिख देते हैं कैश रिसीव्ड 80% ऑफ
वर्क सर्टिफाइड, ये अगर हम बात करें तो 6 लाख है। 80% से डिवाइड करो, वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। तो वर्क सर्टिफाइड आ जाता है 7,50,000। तो 7,50,000 हमारा वर्क क्या हो गया, सर्टिफाइड। और अनसर्टिफाइड कितना है, 14,000। तो ये हो गया 7,64,000। बस, और तो बच्चों कुछ है ही नहीं। तो एक बार करते हैं टोटल, प्रॉफिट लॉस आएगा 8,16,000 बच्चों टोटल है, उसमें से ये हम लेस कर रहे हैं 36,000 नोशनल प्रॉफिट आ रहा है। टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, नोशनल प्रॉफिट, ये आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैविंग अंडरटेकन कंस्ट्रक्शन वर्क एट ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹5 लाख। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख। बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ऑन 1 जनवरी 2019, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 दिसंबर। तो बच्चों 1 जनवरी से 31 दिसंबर की हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। मशीनरी इंस्टॉल्ड एट साइट, मटेरियल सेंड टू साइट, लेबर एट साइट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड चार्ज एलोकेटेड। अब बच्चों मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट क्रेडिट में लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड है, कैश रिसीव्ड इसमें यूज नहीं होगा बच्चों। कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, और इसके अलावा बच्चों मटेरियल इन हैंड है, वेजिस एक्रूड वेजिस में ऐड कर देंगे। और वैल्यू ऑफ मशीनरी 31 दिसंबर को बच्चों 22,000 दे रखी है। तो आपने याद रखना है, डेट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन मेथड, कि आप मेरे को जब लगाई थी तब की वैल्यू बता रहे हो और उसके बाद ईयर एंड की बता रहे हो। आपको रेट ऑफ डेप्रीशिएशन देने की जरूरत नहीं है। 30 और 22 का डिफरेंस 8,000 ही डेप्रीशिएशन है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। तो बच्चों मैं कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चों हम लोग ना जनरली मटेरियल सबसे पहले लिखते हैं। वैसे हम मशीनरी भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले मटेरियल फिर लेबर, और लेबर जब लिखेंगे ना तो वेजेस एक्रूड, उसके बाद कोई सीक्वेंस नहीं, मशीनरी इंस्टॉल्ड है वो लिख देंगे। अगर आपने सबसे पहले मशीनरी इंस्टॉल्ड लिख दिया तो भी गलत नहीं है बच्चों। लेबर के साथ ना बच्चों आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड कर देंगे जो एक्रूड दे रखी है हमें, क्योंकि हमारा मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता है। इस ईयर के खर्चे इसी बार चार्ज होंगे, चाहे अभी हमने पे नहीं किए। तो बच्चों मटेरियल सेंड टू साइट है 1,70,698, लेबर पे की है 1,48,750, और बच्चों अक्रूड वेजेस है हमारी 5,380, 1,54,130। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं बच्चों हमारे 6,334। इसके बाद बच्चों ओवरहेड चार्जेस एलोकेटेड लिख देते हैं, और मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट क्रेडिट में लिखेंगे। ये रिटर्न फ्रॉम साइट है बच्चों 1098। इसके बाद बच्चों वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड अभी हम लिख देंगे। पहले मटेरियल इन हैंड और आपका वैल्यू ऑफ मशीनरी एट 31 दिसंबर 2019। तो बच्चों हम लिख देते हैं बाय मटेरियल एट साइट, बाय मशीनरी एट साइट। ये हमारा है 3766। तो अब बच्चों डेबिट में लिख देंगे मशीनरी इंस्टॉल्ड एट साइट, और क्रेडिट में लिख देंगे मशीनरी एट साइट। वर्क सर्टिफाइड है बच्चों 390 और अनसर्टिफाइड है 9,000। अब बच्चों हमारा काम है क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट का टोटल करो। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट, और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा हुआ तो लॉस। तो हमने किया कंप्यूट। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है बच्चों 4,25,864,
और अगर हम इसमें से डेबिट का टोटल लेस कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है बच्चों 56,450। ये हमारा नोशनल प्रॉफिट होता है जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 56450 ये हो गया बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एक बार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। ए कंपनी अंडरटुक ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लार्ज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस ऑन 1st April 1993 and the following data are available for the year ended 31st March 1994। तो बच्चों रुपीज इन 1000 है, तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे ना उसमें भी रुपीज इन 1000 कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 35,000, वर्क सर्टिफाइड रेलेवेंट है। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड हमें कुछ नहीं करना बच्चों। मटेरियल इशू टू साइट डेबिट में, प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्ट डेबिट में, डायरेक्ट वेजेस पे डेबिट में बच्चों। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट क्रेडिट में, प्लांट हायर चार्जेस डेबिट में खर्चा है। वेज रिलेटेड कॉस्ट डेबिट में, साइट ऑफिस कॉस्ट डेबिट में, हेड ऑफिस एक्सपेंसिस अपोर्शन डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर डेबिट में, और वर्क नोट सर्टिफाइड की तरह क्रेडिट में। Contractor own a plant which originally cost 20 lakh has been continuously in use in this contract throughout the year. Residual value of plant after 5 years of life is expected to be 5 lakh. Straight line method of depreciation is in use. As on 31st March 1994, direct wages due and payable amounted to 2,70,000 and material at site were estimated at rupees 2 lakh। तो बच्चों ये जो फिगर्स है ना इसको रुपीज इन 1000 में हम कन्वर्ट कर देंगे। टेबल वाली तो गिवन ही है स्पेशली। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 1994। तो बच्चों बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है हमारा, एक बार करते हैं। यहां बच्चों हम ऊपर लिख देंगे रुपीज इन 1000 क्योंकि क्वेश्चन में है तो हम लोगों को आंसर में भी करना है। अब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें नहीं लिखना, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड अभी बाद में लिख देंगे। पहले मटेरियल इशू टू साइट, प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्ट इनको लिख रहे हैं बच्चों। और ये जो डायरेक्ट वेजेस ड्यू है ना इसको हम वेजेस में ऐड कर देंगे। 2,70,000 है, रुपीज इन 1000 अगर करूं तो 270 बच्चों इस 4000 में ऐड कर देंगे। तो हमने स्टार्ट किया। इसके बाद अगर हम देखें बच्चों मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट क्रेडिट में लिखेंगे और प्लांट हायर चार्जेस, वेज रिलेटेड कॉस्ट, साइट ऑफिस कॉस्ट, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अपोर्शन, डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड, इन पांचों को डेबिट में लिखेंगे। तो लिखते हैं। अमाउंट है बच्चों इनके 1750, 500, 678, 375 और 902। अब इसके बाद बच्चों दो ही चीजें रह गई है जो अभी हमने नहीं लिखी, वर्क नोट सर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड। इनको लिखते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे इसने बताया है 20 लाख का प्लांट है, 5 लाख रुपए रेजिडुअल वैल्यू है, 5 इयर्स लाइफ है, तो इस ईयर का डेप्रीशिएशन ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू घटाएंगे तो डेप्रीशिएबल अमाउंट आएगा पूरी लाइफ टाइम का। उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो इस ईयर का आ जाएगा बच्चों, और हम उसको रुपीज इन 1000 में लिख देंगे। तो नोट बनाते हैं, यहां सीधा सिर्फ लिख देंगे डेप्रीशिएशन। आप चाहें तो डेबिट में पहले प्लांट लिख लें और क्रेडिट में आप डेप्रीशिएशन घटा कर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे डेप्रीशिएशन नोट में कंप्यूट करना है तो बच्चों डेप्रीशिएशन लिखना ही बेटर है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो हम लोग डायरेक्ट वेजेस ड्यू लिख चुके हैं। ये मटेरियल एट साइट 2 लाख, रुपीज इन 1000 है तो 200। इसके बाद बच्चों हमने लिख दिया वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड हमारा 20,000 है और अनसर्टिफाइड 149। तो बच्चों ये हमने सब कंप्लीट लिख दिया। डेप्रीशिएशन लिखने के बाद प्रॉफिट लॉस आ जाएगा हमारा।
हमने बच्चों नोट बनाया डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट। हम लोग रुपीज इन थाउजेंड के कंसेप्ट के हिसाब से ही चलेंगे, लेकिन नोट में नहीं, टेबल के अंदर। तो हमने बच्चों ऐसे ही किया, 20 लाख माइनस 5 लाख डिवाइड में 5 ईयर्स। तो इस बेसिस पर बच्चों हमारा ईयर का डेप्रीशिएशन आ गया 3 लाख। अगर मैं इन 3 जीरो को हटाऊं तो ऊपर मैं 300 ही लिखूंगा। अब बच्चों हमारा काम है टोटलिंग करना। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है बच्चों हमारा 20,599। हम इसमें से डेबिट का टोटल लेस कर रहे हैं, तो बच्चों हमारा प्रॉफिट आ रहा है 3324। तो उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नोशनल प्रॉफिट होता है बच्चों हमारा। आप नोशनल प्रॉफिट साथ में वर्ड लिख सकते हैं, बाद में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन, इस तरह से करना है। अब मैं आपको करा रहा हूँ 6 क्वेश्चन। तो मैं जैसे लॉस्ट का बता रहा था ना, ये इनकी एजम्पशन है स्टडी की, कि इट इज एज्यूम अगर प्लांट लॉस दे रखा है, मटेरियल लॉस दे रखा है, बता नहीं रखा, तो माना जाता है फर्स्ट को ही हुआ है। एक बार ये क्वेश्चन देखना 6। Messrs Bricks and Stones begin to trade on 1st April 2019. The following was the expenditure on the contract for rupees 3 lakh. ये जो खर्चे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख का था। मटेरियल इश्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट यूज्ड, wages incurred, other expenses incurred, cash received on account of 31st March 128, जो कि 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। एक बार निकाल लेते हैं। कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड का 80% है। ये अगर हम देखें तो ये 1/28 है, यहां पर आकर 100/80 हो जाएगा वर्क सर्टिफाइड। तो हमने इसको सोल्व किया, 1,60,000। समझ गए? आगे, ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट विच कॉस्ट 3,000, मटेरियल विच कॉस्ट 2,500 वर लॉस्ट। तो प्लांट 3,000 रुपए का, मटेरियल 2500 का हमारा लॉस्ट हो गया था। On 31st March 2020, plant which cost 2,500 were returned to store. Cost of work done but uncertified 1,000. तो प्लांट 2500 का वापसी किया है साल के एंड में, तो आपको उसके ऊपर क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन रेट। ये रहा बच्चों। इसके अलावा हमें 2500 रुपए का मतलब जो प्लांट रिटर्न किया है, अनसर्टिफाइड वैल्यू की 1000 है, मटेरियल 2300 का इन हैंड है, एप्रिसिएशन 15% से लगाना है, प्रिपेयर ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स। अभी कर देते हैं बच्चों, मटेरियल वेजेस सब सीधा गिवन है। अब अगर आप देखो तो क्वेश्चन में नीचे अनसर्टिफाइड हमें मिल गया, सर्टिफाइड मिल गया, ये सर्टिफाइड हो गया, और अनसर्टिफाइड के ये 1000 रुपीज बता दिए। इसके अलावा प्लांट मटेरियल जो आपके लॉस्ट हुए हैं वो सब कर लेंगे हम कंसीडर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टू मटेरियल इशू टू कॉन्ट्रैक्ट 51,000। वेजिस कोई अक्रूड वगैरह नहीं बता रखी, वेजिस इनकर्ड है 81,000। उसके बाद अगर हम देखें तो प्लांट यूज्ड 15,000। इसने ना अदर एक्सपेंस बता रखे हैं हमारे को 15,000। अब आगे बढ़े बच्चों, कैश 1,20,000 रिसीव्ड हुआ है, 28,000 80% है, तो उससे वर्क सर्टिफाइड 160 आ गया, बाद में लिख लेंगे। प्लांट और मटेरियल जो हमने चार्ज किए हैं, प्लांट 3,000 का, मटेरियल 2500 का, लॉस्ट हो गए, तो लिख दो बाय कॉस्टिंग पी एंड एल। प्लांट 3,000 रुपए का, मटेरियल 2500 का। फर्स्ट डेट को हम मानते हैं, डेप्रीशिएशन का कोई कंसेप्ट नहीं बनेगा उस लॉस्ट वाले पे। ये हो गया। फिर वो हमें कह रहा है बच्चों कि 31 मार्च को प्लांट 2500 का हमने रिटर्न कर दिया। अगर आप प्लांट रिटर्न करेंगे, डेप्रीशिएशन 15% है, और कह ही रहे हो कि 31 मार्च को रिटर्न किया है, तो बस ईयर का लग जाएगा डेप्रीशिएशन।
ठीक है, आगे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 1000, अभी सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड लिख देंगे। मटेरियल 2300 रुपए का एट साइट है। प्लांट ना आपके पास टोटल जो इशूड किया है 15,000 के, उसमें से 3,000 का लॉस्ट हो गया, 2500 का वापसी कर दिया, तो 5500 जाएंगे, तो 9500 का बच गया। बाय प्लांट एट साइट 15%, 1425। समझ गए, ये सब आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे क्रेडिट में वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड ये रहा बच्चों, अभी निकाला था 160, और अनसर्टिफाइड कितने का है हमारा 1000 का, लिख देते हैं। बस अब आपका काम है क्रेडिट का टोटल करके डेबिट का टोटल घटाना। टोटल 179, उसमें से ये घटा देते हैं, तो 27,000 नोशनल प्रॉफिट आ गया। ट्रांसफर कर देंगे टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। हो गया। तो बच्चों फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग 6 तक ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने बच्चों 6 तक ही करने ही है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों क्वेश्चन 7 से करेंगे। बाय बच्चों।